हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज जो हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों वो है चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th मैथ्स, और वो है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम लगाएंगे यहाँ सबसे पहले क्लास है हमारी प्रिय विद्यार्थियों, वो है 9th। क्या है? 9th है क्लास। और सब्जेक्ट है वो है प्रिय विद्यार्थियों मैथ्स। ठीक है, और अध्याय है आपका, वो अध्याय है अध्याय फर्स्ट, पहला, और जिसका नाम है वह है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, अब ध्यान देना है कि संख्या पद्धति के अंतर्गत जितनी भी डेफिनेशन बन रही थी, जितनी भी परिभाषाएं बन रही थी, वो पिछली कक्षाओं में मैंने पढ़ाई थी। वो सारी सारी इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.1 को हल करने में, जिसकी प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 1.1, यानी इस प्रश्नावली को जब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो वो सारी डेफिनेशन आपके काम में आएगी। इसलिए सारी डेफिनेशन आपको याद होना जरूरी है। जिस विद्यार्थी को डेफिनेशन याद नहीं रहेगी उसको क्वेश्चन हल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और जिसको भी याद है वो चुटकियों में आंसर लेकर के आ जाएगा। क्योंकि ये जो प्रश्नावली है देखा जाए तो, भौतिक रूप से देखा जाए तो इतना हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल और आसान है। लेकिन उसके लिए मैंने जो डेफिनेशन या परिभाषाएं लिखाई थी वो सारी परिभाषाएं आपके जहन में होना जरूरी है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कौन कौन सी आज प्रश्नावली, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है और उस क्वेश्चनों का कैसे हम हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1, इसमें से संख्या पद्धति में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, ये सारी हमने पढ़ी थी संख्या पद्धति में डेफिनेशन। तो ये सारी याद होगी तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जब हम पढ़ी थी प्रिय विद्यार्थियों तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 0 धनात्मक व ऋणात्मक। ठीक है, तीनों की तीनों प्रिय विद्यार्थियों परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती थी, ऐसा मैंने पिछली कक्षा में बताया था, आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है पहला वो क्या कह रहा है? 0 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है या क्या? 0 ये पूछ रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हमें पूछ रहा है। और फिर आपको बताना है परिमेय संख्या है तो उसका कारण, नहीं है तो भी उसका कारण। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 0 एक परिमेय संख्या है, इसे क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? आगे क्या दे रखा प्रश्न में? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ये प्रश्न दे रखा है पहला प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यदि है तो आपको बताना हाँ, यदि नहीं है तो आपको बताना है ना या नहीं। ठीक है, फिर आगे पूछ रहा है क्या इसे P/Q के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है? तो आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो 0 है वह 0 प्रिय विद्यार्थी क्या है? आप लिखोगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर है प्रिय विद्यार्थियों वो
हाँ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपके इसमें कोष्टक में दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज इक्वल नॉट इक्वल टू, ये आपके प्रश्न में दे रखा है। क्या दे रखा है? पी व क्यू क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक है, ठीक है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान है प्रिय विद्यार्थी वह जीरो नहीं है। किसी भी परिस्थिति में इस क्वेश्चन में क्यू का मान है वो जीरो नहीं है। जब क्यू का मान जीरो नहीं है प्रिय विद्यार्थियों तो क्या होगा? तो शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। और पी क्यू का मान आपका जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो क्या होगा? 0/8, 0/2, 0/3 इस प्रकार आप लिख सकते हो। इसलिए शून्य है आपका क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? तो आप कहोगे हाँ, P/Q के रूप में हम इसे लिखोगे, हम इसे P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। फिर आपको एग्जाम्पल देना है 0/1, 0/2, 0/3 इस प्रकार से आप भी अनंत लिख सकते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम इसे P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन वाले ने दे रखा है P व Q एक पूर्णांक अंक है और उसके बाद में Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q का मान है वो किसी भी परिस्थितियों में यहाँ शून्य नहीं है। नहीं है तो Q का मान शून्य नहीं होगा तो परिमेय संख्या आराम से लिख सकते हो। यानी जीरो में से किसी भी संख्या का भाग दो, चाहे 2 का 2, 4 का 2, तो आपका मान है वो प्रिय विद्यार्थी कितना आएगा? जीरो में से मान आएगा जीरो, तो कितना आएगा? जीरो मान आएगा। यानी किसी भी जीरो संख्या में किसी भी संख्या का मान भाग दोगे तो आंसर आपका जीरो आएगा। इसलिए जीरो आपकी क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं है कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या दूसरा बिल्कुल आसान है, इसको आप ज्यादा सीरियस ना लें। बहुत ही अच्छी और सुंदर प्रश्नावली है, आसान सरल भाषा में दे रखी है। आपको या तो इसका बताना सत्य है या असत्य है, वो आपकी परिभाषाएं आपको याद है तो आएगी। दूसरे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे करके उन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं का मतलब फ्रैक्शन, वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, ऐसा हमने लिखा था परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन में। तो यहाँ हम दूसरा जो प्रश्न है वो इससे रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है वो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रिय विद्यार्थियों कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अंक दे रखा है, एक दे रखा है 3 व 4 के मध्य, 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं, 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जो दूसरा है आपका प्रश्न बंधुओं वो क्या दे रखा है? 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, यानी ऐसी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका मान है वो क्या होना चाहिए? 3 व 4 के बीच में होना चाहिए। अब आप सीधा अंकों की तरफ देखोगे कि 3 और 4 के बीच में यानी एक अंक का ही अंतर है और एक अंक के अंतर में 6 परिमेय संख्याएं कैसे समाएगी? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है प्रिय विद्यार्थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों? सबसे पहले आपको करना है कि जो 3 है और 4 है इनको भी आप फ्रैक्शन के रूप में लिखने की कोशिश करें। इसका फ्रैक्शन नहीं बनता है तो इसकी समतुल्य फ्रैक्शन को भी जरूर लिखें, जैसे 3 व 4, ठीक है। इसका समतुल्य 3 और 4 का क्या है? समतुल्य फ्रैक्शन। समतुल्य फ्रैक्शन का मतलब ऐसा फ्रैक्शन बनाओगे जिसको हल करने पर मान 3 व 4 आना चाहिए। अब ध्यान देना, आप 21
21/7, यानी 21 में से 7 का भाग दोगे तो 7 या 21 बराबर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। दूसरा 28/7, ठीक है। ऐसा फ्रैक्शन बनाओगे जिनका हर है वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर समान। तो यहाँ भी हर 7 है और यहाँ भी हर 7 है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे विद्यार्थी 21/7 का मतलब होता है बराबर 3, 28/7 तो यहाँ बराबर में आएगा 4। यानी कह सकते हो 3 व 4 का जो फ्रैक्शन है वो प्रिय विद्यार्थियों लिखोगे, क्योंकि 3 व 4 का समतुल्य भिन्न, 3 व 4 का समतुल्य भिन्न क्या है? 21/7 और 28/7। अब जब 3 व 4 का फ्रैक्शन है वो 21/7 और 28/7 है, यानी 3 लिखो या 21/7 लिखो, एक ही बात है। क्योंकि दोनों का मान यानी 21/7 का मतलब ही होता है 3, तो हम लिखेंगे 21/7, 3 की जगह 21 लिखें। व 4 का मान क्या था? 28/7 फ्रैक्शन था, तो ये है 28/7। अब ध्यान दीजिए 21/7 और 28/7 जो फ्रैक्शन आपके पास आया है 3 व 4 के समतुल्य, ठीक है। तो इसके बीच में आप 6 संख्या आसानी से लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में हम लिखते हैं। यहां तक क्लियर है? अब इन संख्याओं के मध्य आप 21/7 क्यों लिया? क्योंकि इनके बीच में संभव नहीं है, इसलिए इनका समतुल्य फ्रैक्शन हमने ढूंढ निकाला। समतुल्य फ्रैक्शन ढूंढने की कोशिश की तो 21/7 व 28/7 फ्रैक्शन के रूप में हमारे सामने आया। अब जब ये आया प्रिय विद्यार्थियों तो हम क्या करेंगे? 21/7 व 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्या प्रिय विद्यार्थी, कितनी? 6 परिमेय संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। 6 परिमेय संख्याएं आसानी से लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। तो संख्याएं कौन सी होगी? ध्यान दीजिए, होगी 22/7, 21 के बाद में है, 28 से पहले। दूसरी होगी 23/7, तीसरी होगी 24/7, चौथी होगी 25/7 और पांचवी होगी 26/7 और छठी होगी 27/7, ठीक है। 22/7 21 के बाद में है, 23/7 21 के बाद में है और 24/7 21 के बाद में है, 25/7 21 के बाद में है और 26/7 21 के बाद में है और 27/7 भी 28/7 से पहले, यानी 21/7 और 28/7 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं होगी। अतः ये आपका क्या है प्रिय विद्यार्थियों? आंसर है। क्या आंसर है? ये आपका आंसर है। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। जब भी कभी आपको सिंगल यानी पूर्ण अंक दे रखे हो तो पूर्ण अंकों को उनके मध्य गैप कम हो और परिमेय संख्या नहीं बनती है, यदि नहीं बनती है तो क्या करोगे प्रिय विद्यार्थियों? आपको उसके समतुल्य फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। समतुल्य फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी संख्या फ्रैक्शन ढूंढोगे जिसका मतलब या जिसको सोल्व करने पर उत्तर है वो दी गई संख्या आपकी आनी चाहिए। तो यहाँ दी गई संख्या 3 व 4 थी, तो 21 में 7 का भाग दोगे 3 आएगा और 28 में 7 का भाग दोगे 4 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 21/7 व 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हो और वो 6 परिमेय संख्याएं कौन सी है? ये है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। डाउट रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैथ्स इतनी आसान है जिसकी कोई कल्पना नहीं है, बस आप मन लगा करके पढ़ते जाइए। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है? अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आपका है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वही परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच या मध्य, ठीक है, के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो वही परिमेय संख्याएं
यदि फ्रैक्शन का पूछ रहा है, फ्रैक्शन है तो ठीक है पर्याप्त, नहीं है तो हम इसका स्केल है वो बड़ा कर देंगे। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। हाँ, अपने अपने नोटबुक्स में देखिए प्रश्नावली कौन सी प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.1, कौन सी 1.1 का जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, 3/5 और 4/5 यानी एक का अंतर है, इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना संभव नहीं है। आपने कक्षा 8वीं का जो पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं, उस परिमेय संख्याओं को पिछली कक्षाओं में पढ़ा है ढंग से, तो उसमें दे रखा होगा प्रिय विद्यार्थी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते थे हमारे सामने तो हम क्या करते थे, हम इसको क्या करते थे, हम इसका स्केल है वो बढ़ाते थे। तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों 3/5 और 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 संख्या है। अब हम इसका स्केल बढ़ाएंगे तो प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे, दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ का मतलब होता है अंश व हर। ठीक है, अंश व हर, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी, गुणा करते ही इसका स्केल है या पैमाना है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको गुणा करेंगे प्रिय विद्यार्थी 3/5 को दोनों तरफ 10 से का मतलब होता है ऊपर भी और नीचे भी। और मैंने पहले भी बताया था और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा कि ऊपर किसी भी समान संख्या को ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करने पर मूल संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3/5 है, इसको ऊपर 10 से गुणा कर दिया, नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संख्या में परिवर्तन क्या आएगा, समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा हो रहा है। तो ये आएगी राशि प्रिय विद्यार्थी, वो आएगी 30/50। 30/50। ठीक इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ठीक इसी प्रकार 4/5 को भी ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करेंगे, दाई वाली। ठीक है, तो दाई अंक वाली 10 है, तो इसका भी मान निकल करके आएगा प्रिय विद्यार्थी 40/50। अब आपके पास फ्रैक्शन क्या आई है, अब प्रिय विद्यार्थियों आपके पास फ्रैक्शन है वो क्या आई है, फ्रैक्शन निकल करके आई दो, कौन सी, एक तो है 30/50 ऊपर वाली संख्या का, और दूसरा है 40/50। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 30/40 व 40/50, 30/50 और 40/50 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकलेगी या नहीं निकलेगी, और आपको पूछा है इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब आपकी दो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या होगी, वो होगी 31/50, ये 30 के बाद में है, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये तो होगी आपके प्रिय विद्यार्थियों 5। लेकिन 5 से अधिक भी पूछता तो यहाँ इन दोनों के अंकों के बीच में 30/50 से लेकर के 40/50 के बीच में ऑल ओवर 10 परिमेय संख्याएं होती है प्रेजेंटली। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 5, इसलिए हमने 5 लिख करके इसको तीसरी कर दिया, समाप्त कर दिया। यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में क्या है, आपकी जो 5 परिमेय संख्या है वो है 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, आपका भाई आपको बताने के लिए एनी टाइम तैयार है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं, आगे चलते हैं, लिख लिया होगा आपने। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि चौथा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक प्राकृत नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। पहले तो पता करना है कि जो कथन आपको दे रखे हैं वो कथन क्या लिखूंगा मैं, सत्य है या असत्य है। सत्य है तो कारण बताइए, असत्य है तो भी कारण बताइए। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। नीचे दिए गए
कथन सत्य हैं या असत्य हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, पहले तो इस बात का पता करना है, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या करना है? यदि सत्य है तो भी कारण बताना है, असत्य है तो भी कारण बताना है। तो कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए या उत्तर लिखिए, ठीक है, एक ही बात है। हाँ, कारण के साथ अपने अपने उत्तर लिखने हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अब पहला है कथन। वो क्या है कथन? कथन नंबर 1 आपका कह रहा है, या क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है? आपका होती है तो हाँ, और क्यों होती है? नहीं होती है तो ना, और क्यों नहीं होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार में आप देखोगे, हमने जब प्राकृत संख्याओं के, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याओं की जब परिभाषा पढ़ी थी प्रिय विद्यार्थियों, तो हमने क्या कहा था कि हर एक जो पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या होती है, ठीक है ना। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सभी की सभी प्रिय विद्यार्थी क्या है? प्राकृत संख्या है। या हम यूं कह सकते हैं कि जितनी प्राकृत संख्या थी वो सभी की सभी संख्याएं अपने आप में क्या थी? पूर्ण संख्या थी। कौन सी? पूर्ण संख्या थी, ठीक है। तो हम लिखेंगे हाँ। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों करके उत्तर डैश हाँ। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ। फिर लिखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है जिसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान देना है, होती है तो कारण बताना है। कारण बताने के लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या लिखोगे? अब कारण बताओगे तो लिखोगे प्रिय विद्यार्थियों, कारण लिखोगे प्रत्येक, ठीक है। मैंने कहा जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी सारी पूर्ण संख्याएं अपने आप में है, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के, भाई प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं होती है, तो निश्चित रूप से जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के नियमों का या सिद्धांतों का अनुपालन करेगी करेगी तो हम लिखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह के अंतर्गत आती है, संग्रह के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। या हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं आती है, ठीक है ना। या प्रत्येक प्राकृत संख्या, या प्रत्येक लिखो या सभी लिखो, एक बात है, ठीक है। हाँ, हर एक आएगी तो सभी हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के संग्रह के अंतर्गत आती है, इसलिए आपका जो ये स्टेटमेंट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है प्रिय विद्यार्थी, ठीक है। स्टेटमेंट या कथन है वो दूसरा। दूसरा कथन क्या कहता है? दूसरा कथन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपको बताना है प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का जब संधि विच्छेद करोगे तो पूर्ण धन अंक, ठीक है। तो पूर्ण धन अंक का मतलब प्रत्येक पूर्ण अंक, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्ण अंक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या
प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसको आपको बताना है सही है या गलत है। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, कारण सहित बताना है। ठीक है, तो हमने चर्चाएं की थी प्रिय विद्यार्थियों, क्या चर्चाएं की थी पिछली कक्षा में, या आपने पिछली 9वीं कक्षा में, आपने 8वीं की कक्षा में पहला अध्याय था उसमें पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तो आपका ये आंसर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये है असत्य। क्या है? असत्य है। रतन क्या है आपका? असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि प्रत्येक संख्या है पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, कारण में लिखोगे प्रत्येक पूर्ण संख्या, कारण क्या लिखोगे मेरे विद्यार्थियों? प्रत्येक पूर्ण संख्या या प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। नहीं होती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों? असत्य है। ठीक है, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये हमने पिछली कक्षा में या डेफिनेशन में स्पष्ट रूप से पढ़ा था, ज्यादा कोई हार्ड बात नहीं है। अब अगली है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताना है जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। जब परिमेय संख्याओं की परिभाषाएं प्रिय पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ी थी, तो क्या पढ़ा था? परिभाषा में पढ़ा था कि वे संख्याएं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है। उस परिमेय संख्या का मान ऋणात्मक हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों। क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक के साथ साथ में उसका मान है वो शून्य भी हो सकता है। यानी ये लिखा था, तो आप बताइए मुझे, ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप बताइए कि जैसे -2 है, -1 है, ये संख्या क्या पूर्ण है? अपने आप में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो होती है वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या की परिपाटी पर खरी नहीं उतरती है। ठीक है, इसलिए क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या कभी भी नहीं हो सकती। आपका प्रश्न क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका क्या है? ये आपका है प्रश्न। तो आप लिखोगे ये क्या है? सत्य असत्य बताना, तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है तो सबसे पहले कारण देना होगा। कारण आप लिखोगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या लिखोगे? कारण। कारण लिखोगे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। लिखोगे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, नहीं हो सकती है। कारण क्या है? कारण है प्रिय विद्यार्थियों, लिखोगे कोष्टक में, चूंकि परिमेय संख्या बराबर -2, -1 आदि के कारण। ठीक है, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक भी होती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण कौन सी होगी? शून्य और धनात्मक जितनी भी राशियां वो सारे सारे पूर्णांक है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। ठीक है, ये सारे सारे पूर्णांक माने जाएंगे। ऋणात्मक संख्या कभी भी प्रिय विद्यार्थियों पूर्ण नहीं हो सकती। तो आपकी जो प्रश्नावली 1.1 थी उसके ये 4 क्वेश्चन थे। जहां तक 4 क्वेश्चनों में से किसी भी भाई को दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आप बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।
वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें आगे से आगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और हमारा मनोबल भी बढ़े, हम भी आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ बता सकें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दबा के इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।